किरणं विमलयरणेमि चन्दं तेवनचन्दं नमसामि। नमस्ते महाराज। वंदन। ज्योतिर्लोकाधिकार है, इसमें गाथा नंबर 360 प्रारंभ की थी अपन ने कल, लेकिन बीच में ही अंतराय कर्म आ गया। रेंज का प्रॉब्लम आ गया, इसलिए वो छूट गई गाथा। आज उस गाथा को शुरू करते हैं। चल रहा है क्या प्रकरण, क्या चल रहा है? ज्योतिर्बिंबों का प्रमाण लाने के लिए गच्छ का प्रमाण निकाला कि गच्छ कितना है। तो पहले 5 समुद्र छोड़ करके बाकी के द्वीप और समुद्रों की संख्या वह हमारा गच्छ है। पहले 5 द्वीप को छोड़ दो, बाकी के जितने भी द्वीप समुद्र हैं उनका प्रमाण एक साथ एक सूत्र के माध्यम से लाएंगे। तो इसलिए गच्छ कितना है इतना तो प्रमाण पहले निकालना ही पड़ेगा। कितने द्वीप समुद्रों की संख्या है, तो वैसे उसको निकाला। कि उसको कैसे निकाला कि एक राजू के अर्धच्छेद करते गए, तो हर अर्धच्छेद एक एक द्वीप और समुद्र में गिरा है। फिर लास्ट में जब लवण समुद्र में 2 अर्धच्छेद गिरे तो उसमें से एक अर्धच्छेद जम्बूद्वीप का समझा। तो 1 लाख योजन तक जितने भी एक राजू के अर्धच्छेद हुए उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है, एक मेरू पर्वत का छोड़ करके। मेरू पर्वत पर जो गिरा है वो ज़्यादा का द्वीप समुद्र नहीं है। और 1 लाख योजन के जितने अर्धच्छेद होंगे राजू के, वे अर्धच्छेद संपूर्ण राजू के अर्धच्छेद में से माइनस करेंगे तो उतने द्वीप समुद्रों की संख्या है। और फिर यहाँ जम्बू इसका प्रमाण निकालने के लिए, ज्योतिर्बिंबों का प्रमाण निकालने के लिए उन द्वीप समुद्रों की संख्या में से भी और 5 द्वीप समुद्र घटाना है, कुल 5 घटाना है। और एक मेरू पर्वत का है वो भी घटाया। हाँ, तो इसलिए अपना गच्छ का प्रमाण क्या हुआ कल अपन ने देखा था। एक बार उसको गच्छ को रखते हैं, तो गच्छ को बाद में वापस निकालेंगे। यहाँ पर जो 360 नंबर की गाथा में पहले उस पुष्करवर समुद्र में कितने चंद्रबिंब और सूर्यबिंबों की संख्या है उसका प्रमाण निकाल रहे हैं। 360 गाथा कल पढ़ी थी, एक बार पढ़ लो है। पुष्कर सिंधु भयधणम चौगण गुण सय 76 पभो चौगुण पचो ऋणमवि अड़कदि मोह मोवरे 2 गुण कम। पहले अपन इसका विस्तार समझते हैं, फिर गाथा का अर्थ समझ में आएगा। क्योंकि गाथा का अर्थ जो है संक्षेप में बताया है, लेकिन उसको विस्तार से समझे बिना वो नहीं समझ में आएगा। तो पहले बताया था कि हर द्वीप और समुद्र में 50,000 योजन उसके अभ्यंतर वेदी से दूर जाने पर पहला वलय है, और 1-1 लाख योजन पर उसके आगे द्वितीयादि वलय है। आगे जितना मतलब वो कितना योजन होगा वहाँ तक जाएंगे। 32 लाख योजन व्यास है पुष्कर समुद्र का, तो वहाँ पर कितने वलय हैं? 32 हैं। 50,000 पर पहला, फिर 1-1 लाख योजन पर दूसरा तीसरा अधिक, फिर 31.5 लाख पर 32वां आ जाएगा ना। तो फिर 50,000 योजन उसका बचेगा, वहाँ पर कोई नहीं है। तो 32 वलय है, इसलिए 32 उसका गच्छ हुआ, उस वलय समुद्र का, अपना पुष्कर समुद्र का। और पहले वलय पर कितने चंद्र और कितने सूर्य बताया था? पुष्करार्ध द्वीप में, बाह्य पुष्करार्ध द्वीप में पहले वलय पर जितने हैं उससे 2 गुने, तो वहाँ पर 144 बताए थे। और पुष्करादि समुद्र में उससे 2 गुने, मतलब 144 गुना 2 माने 288 होंगे। तो उसको 144 गुना 2 इसी संख्या में रखा है उन्होंने, क्योंकि एक संख्या भी आगे की लाना है सब, इसलिए। तो उसका कितने कुल चंद्र सूर्य कितने होंगे पुष्करवर समुद्र में? पहले वलय पर 144 गुना 2 है, फिर आगे के वलय पर कितने कितने बढ़ते जाएंगे? 4-4 बढ़ते जाएंगे, 4-4 की वृद्धि होगी। तो पहले एक पुष्करवर समुद्र में कितने है उसका प्रमाण निकालते हैं।
तो उसमें दो इससे निकालना है, आदि धन और चय धन। उसके प्रत्येक वलय का आदि धन और उसका चय धन, ऐसे दो निकालेंगे धन। तो उस पहले वलय पर जो है उसको क्या कहेंगे, मुख। मुख बोलो या आदि बोलो। कितना है 144 गुना 2 मतलब 288। और गच्छ कितना है, गच्छ बोलो पद बोलो। 4 कैसे पद, 32 ना, 32 वलय है, 32 वलय है। पुष्कर वर समुद्र का निकाल रहे हैं ना, पुष्कर वर समुद्र में कितने हैं निकालना है अपने को। आप खाली एक निकालेंगे ना, असंख्य द्वीप समुद्रों की संख्या निकल जाएगी। ऐसा ही गणित है पूरा। 32 है। और यहाँ चय कितना बढ़ता गया है, 4 से बढ़ती गई है संख्या। प्रत्येक वलय में 4 से संख्या बढ़ती गई है। तो इसमें आदि धन पहले निकालो कि सब वलयों में समान जो संख्या है उसको आदि धन कहेंगे। तो आदि धन का सूत्र क्या है, पद हत मुखम आदि धनम। पद हत मतलब गुना, आदि मुख, पद गुना मुख। मुख बोलो आदि बोलो, ये आदि का प्रमाण। गुना करते, पद को मुख से गुना करते हैं तो आदि धन निकलता है। तो यहाँ पद कितना है, 32 है। पहले इधर मुख लिखना चाहिए तो अच्छा है, मुख गुना पद। यानी पहले समय की संख्या अपन करते हैं ना अधकरण में, और उसको 16 162 गुना 16 सब आदि धन आता है। ऐसे यहाँ पर मुख कितना है 144 गुना 2, और पद कितना है यहाँ पर, पद मतलब गच्छ 32 से गुना किया। तो 144 गुना 64 ये हो गया अपना आदि धन। पुष्कर वर समुद्र का आदि धन। और फिर आगे 4 की वृद्धि होती जाती है पहले समय से दूसरे समय में। तो चय धन कितना आएगा, हर पहले वो दूसरे वलय पर 4 बढ़ गए, तीसरे वलय पर 4 और 4 बढ़ गए, चौथे वलय पर और 4 बढ़ गए, ऐसे 32वें वलय तक ऐसे 4 बढ़ते जाएंगे। तो सब कुल मिलाकर के कितना चय धन हुआ। तो वहाँ पर अधकरण का जो सूत्र है वही अधकरण में अपन जो चय धन निकालने के लिए सूत्र करते ना, हाँ, वेक पद घ्न चय गुण गच्छ उत्तर धनम। करायलाच पाहिजे, पहिल्या याच्यावर कुठं चय आहे, पहले वलय पर चय नहीं ना, दूसरे वलय से चय धन आएगा। इसलिए पद -1/2 गुणित चय गुणित गच्छ। ये सूत्र कितने उपयोगी हैं और कितना बड़ा गणित इन सूत्रों के माध्यम से निकलता है। असंख्य द्वीप समुद्रों का निकलेगा। अब यहाँ पर 1 का निकाल रहे हैं, तो पद में 1 कम किया, पद कितना है अपना 32 है। 32 -1/2 गुना चय कितना है 4 गच्छ 32। तो यह 2 का भाग 32 में 2 कितना है 16 नहीं 31 गुना 4 गुना 16, इतना उत्तर धन आया। चय धन, ये चय धन लिखना रह गया यहाँ पर। नहीं, प्रत्येक वलय पर 144 है तो 144 गुना 2 इसका था प्रमाण, और 32 वलय थे तो आदि धन आया, और उसमें बढ़ी हुई कितनी संख्या है तो इतनी आई। अब इसमें आगामी सब द्वीप समुद्रों का एक गुण का प्रमाण लाने के लिए इसमें कुछ ऋण मिलाते हैं अपन उत्तर धन में। तो उत्तर धन में 64 ऋण मिलाएंगे और 64 घटाएंगे। बोले 64 अपन ऋण रखेंगे, 64 मिला दो इसमें, और वो ऋण की कोटि में रखेंगे उसको, मतलब 64 को माइनस करेंगे बाद में। तो इसलिए क्या होगा फिर यहाँ पर ये 16 × 64 है ना, इसमें 31 गुना 64 है, इसमें
64 मिलाओ तो क्या हो जाएगा, ये समान समान संख्या 64 और इसमें एक गुणकार इसका बढ़ जाएगा तो 32 गुना 64 हो जाएगा उत्तर धन, और 64 माइनस उसमें वो ऋण संख्या होगी। तो उत्तर धन कितना हुआ यहाँ पर ऋण मिलाने के बाद, इधर पीछे लिखती हूँ, 32 गुना 64, मैंने पुष्कर और समुद्र का आदि धन हुआ 144 गुना 64 और उत्तर धन हुआ 32 गुना 64। दोनों को जोड़ो, आदि धन और चय धन दोनों को जोड़ते तो सर्वधन हो गया, और ऋण है ये बाजू में रखेंगे उसको, ऋण को बाद में सबका एक साथ निकालेंगे। हाँ, इसको मिटाओ क्या, इस आदि धन प्लस चय धन बराबर सर्वधन। आदि धन मतलब सब वलयों पर जो समान संख्याएं चंद्रबिंबों की उसका प्रमाण निकालो, वो आदि धन हुआ, और जो बड़ा हुआ प्रमाण है उसका जोड़ किया तो वो चय धन हुआ। तो दोनों को जोड़ने के बाद संपूर्ण चंद्र सूर्यों की संख्या पूरे पुष्कर और समुद्र की निकलेगी। तो 144 64 64 समान है यहाँ इसमें, वो हाँ माइनस 64 है उसका ऋण, तो यहाँ क्या इतना हुआ, ये 64 64 समान निकालो और 144 में 32 मिलाओ तो कितना हुआ 176, 4 और 2 6, 4 और 3 7 और 176 गुना 64, इतने चंद्र और सूर्य, इसमें माइनस 64 है ऐसा समझो, ऋण, ये ऋण है। जो संख्या आएगी इनका गुना करके उसमें 64 घटाओ तो उतने एक पुष्कर और समुद्र में चंद्र होंगे या उतने सूर्य होंगे। ये 5 जगह फिर संख्या रख के बाद में निकालेंगे सब, चंद्र एक है, सूर्य एक, मतलब एक इसका, और फिर उसके नक्षत्र, फिर ग्रह तारका, इनसे गुना करेंगे तो उतने ज्योतिर्बिंब हो जाएंगे। ये केवल एक संख्या है, एक चंद्र की, केवल इतने चंद्र इतने सूर्य, लेकिन ग्रह वगैरह इसके वो गुना करेंगे, कितने ग्रह, 88 ग्रह है तो 88 से गुना करेंगे तो उतने ग्रहों की संख्या हो जाएगी। उतने नक्षत्र है तो उतने नक्षत्रों से गुना करो, 28 नक्षत्र है तो उतने नक्षत्रों की संख्या हो जाएगी। तो ये पुष्कर और समुद्र का धन और ये ऋण हो गया। कितना फटाफट निकला देखो, 32 में कितना है, हाँ, जोड़ने में कितनी देर लगती है उसको, 288 है, फिर 292 है, हाँ हाँ, पुष्कर समुद्र की। अब इसके आगे के समुद्र की आप निकालो, कौन सा समुद्र है, दो द्वीप है आगे का, वारुणीवर द्वीप, उसमें कितने संख्या है, हाँ निकालना है, किसके, चंद्र और सूर्य के, वारुणीवर समुद्र, वारुणीवर द्वीप आएगा, फिर उसके बाद समुद्र आएगा, अभी तो द्वीप में निकालेंगे, द्वीप में निकालेंगे। हाँ, तो अब यहाँ पर उसका प्रमाण क्या होगा, मुख, वहाँ पर 288, लेकिन अपन 144 के इसमें जाते हैं, 144 गुना 2 गुना 2, 144 गुना 2 इसका था, उसको 2 गुना करो, ये उसका आदि धन है। बोले पद कितना है, 64, हाँ, 6 कितना है, 4, आदि धन कैसा निकाला था, पद हत मुखम आदि धनम, आदि मतलब जो मुख का प्रमाण है उसको पद से गुना करो, बराबर आदि धन आता है। मतलब सब सवलयों के समान समान जो संख्या वो आती है। या मुख कितना, 144 गुना 2
गुना 2 गुणित 64। 64 पद है ना यहाँ पर, 64 वलय होंगे ना, वलय तो गुने गुने होते जाएंगे। 32 लाख है, फिर उसका 64 लाख व्यास है, तो 64 लाख में 1-1 लाख पर 1-1 है, तो वहाँ 64 वलय होंगे। 1-1 लाख पर होते तो 63 ही होते, लेकिन 50,000 पर पहला है और लास्ट में 50,000 बचेगा, इसलिए 64 के 64 होते हैं पूरे। और कितना है ये, इसका भाग नहीं, आधे धन तो ऐसे ही रखा जाएगा, केवल 2 गुणित 2 4 कर दो, 144। इस 144 के इसमें रखना है, क्योंकि सबका अपना समान समान निकालना है ना। 64 64 और 44 वो वैसे ही रखना है, बीच में जो गुणकार बढ़ता है ना उतना खाली बढ़ाना है उसमें। अब क्या निकालना, चय धन। चय धन एक कम पद, पद कितना है 64 माइनस 1 बटे 2 गुणित 6 कितना है 4 गच्छे कितना है 64। तो इसमें 2 का भाग 64 में दे दो, नहीं तो इधर से करो, 2 दूनी 4, 64 को वैसे ही रखना है। तो कितना है 63 गुणा 2 गुणा 64। चय धन हुआ, ये क्या हुआ, चय धन हुआ, चय धन। इसमें हम ऋण मिलाएंगे और ऋण के इसमें उसको जमा करेंगे, इतना कर्जा देना है आपको, बाद में देंगे, अभी हम ले लेंगे, अब हमको ज़रूरत है इसलिए। तो इसलिए कितना लेना है ऋण, अब ऋण दुगना दुगना होता जाएगा। पहले में 64 मिलाया था, अब यहाँ 64 गुना 2 मिलाएंगे, इसमें प्लस 2 गुना 64 मिलाएंगे, तो कितना आएगा 64 64 समान संख्या रखेंगे, 2 2 समान रखेंगे, और 63 में इसका एक गुणकार जो है मिलाएंगे, तो 64 गुना 2 गुना 64 होगा। अब ये 64 मतलब 32 गुना 2 है, ऐसा करो उसको, 64 है ना धन, इसको 32 गुना 2। नहीं तेज क्या था, उसी रेंज में निकालेंगे ना, तो इसलिए यहाँ पर यहाँ 64 को 2 से 1 करो, 32 गुना 2 करो। तो ये क्या हुआ, ऋण सहित चय धन हुआ। ऋण सब जगह अलग रखो, ये पहले समुद्र का 64 ऋण है, 64 गुना 1, दूसरे समुद्र का 64 गुना, द्वीप का 64 गुना 2 है। ये ऋण भी दुगुना दुगुना होता जाएगा। और धन, अब यहाँ आदि धन और चय धन, इन दोनों को जोड़ेंगे। ये भाषा ये लोगों को समझ में आ रही होगी कि आदि धन मतलब सब वलयों में जो समान संख्या है, 144 गुना 4 सभी में है, मतलब 576 576 चंद्र सभी वलय में होंगे ही, और उसमें बढ़ते हुए कितने पाए जाएंगे उसको अलग निकाला, उसको चय धन कहा। 4 4 4 4 बढ़ती हुई जो संख्या है उसका जोड़ अलग से किया। तो यहाँ पर ये आदि धन है और ये चय धन है, चय धन ही आया लास्ट में अपना, उसमें ऋण मिलाया है। इतना ऋण क्यों मिलाया, क्योंकि अपने को समान रेंज में निकालनी है संख्या, समान लेवल में निकालनी है गुणकार में। तो यहाँ पर ये आदि धन आया है, इसमें ये चय धन जोड़ना है, प्लस यहाँ पर 64 गुना 4 गुना 32 मिलाओ। तो इसमें 64 और 4 समान संख्या है, और 32 और 144 मिलाएंगे तो 176 हो जाएंगे। 176 गुना 64 गुना 4, ये वारुणीवर द्वीप में इतने चंद्र बिंबों की संख्या आई। कितना फटाफट निकल गया। अब पहले का इसका कितना आया था, पुष्कर समुद्र की संख्या, पुष्कर समुद्र
उत्तर धन चय धन दोनों का आदि धन दोनों मिलाने पर 176 गुना 64 आया था। और यहाँ पर कितना हो गया? 4 हो गया। हाँ, तो वो ऋण मिला करके है, ऋण अलग रखेंगे तो यहाँ हर अब आगे के पूरा वारुणिवर समुद्र में कितना आएगा प्रमाण? 176 गुना 64 गुना 16 आएगा, मतलब 4 गुना 4 आएगा। फिर पुनः उसके आगे के द्वीप में 176 गुना 64 गुना 64 आएगा, 4 गुना 4 गुना 4 आएगा। ऐसे 4 गुना बढ़ता जाएगा। निकालने की जरूरत नहीं, आप निकालेंगे तो भी आपको अपने उपयोग को एकाग्र करना है तो निकालो 1 2 4, लेकिन वो आएगा संख्या। लेकिन हर बार ऋण दुगुना मिलाते जाना है। पहले इसमें 64 मिलाया था, दूसरे इसमें 64 गुना 2 मिलाया, तीसरे द्वीप में 64 गुना 3 मिलाएंगे, 64 गुना 4 मिलाएंगे, दुगुना, फिर 64 गुना 8 मिलाएंगे, फिर 64 गुना 16 मिलाएंगे, तो वो संख्या आएगी बराबर चौगुनी। तो चौगुनी होने के लिए उतना ऋण डालना पड़ता है, तो ये वो बराबर 4 आता है। तो इस प्रकार यहाँ अब सब द्वीप समुद्रों की निकालने की जरूरत ही नहीं है। असंख्यात द्वीप समुद्रों की सबकी संख्या अपने को पता हो गई कि 4 गुना 4 गुना 4 गुना होती है। तो फिर इस प्रकार पुष्कर समुद्र से लेकर के स्वयंभू रमन समुद्र तक सभी धन 4 गुना है और ऋण 2 गुना है। ऋण जो है ये राशि इसको घटानी है, ये दुगुनी है और ये चौगुनी है। तो अब इन सबको जोड़ो। आप वो भी सूत्र अपने पास है तो सूत्र के माध्यम से जोड़ेंगे उसको। तो ये 166 कौन सी 366 नंबर की गाथा समझ में आई ना कि पुष्कर प्रत्येक द्वीप और समुद्र में कैसे निकालना। आदिधन निकालना, जो पहले वलय पर जितने चंद्र और सूर्य हैं उसको वलय संख्या से गुना करना, वो आदिधन होगा। और जितनी 4 की वृद्धि है उसमें वो सूत्र के माध्यम से चय धन निकालना, पद में से 1 कम करके चय को गुना करके पद को गुना करके निकालना और उसमें ऋण मिलाना। ऋण मिलाने के बाद वो समान संख्या हो जाती है। तो इस प्रकार ये प्रत्येक द्वीप समुद्रों की संख्या 4 गुनी है। अब लास्ट का जो स्वयंभू रमन समुद्र है वहाँ तक के सबका जोड़ करना है। तो अपने पास पहले 231 नंबर गाथा में आचार्य ने सूत्र दिया हुआ है गुणकारूप संख्या का को जोड़ करने का। पहले धन का जोड़ करेंगे, फिर ऋण का जोड़ करेंगे, धन का जोड़ करके फिर ऋण का जोड़ मिटाएंगे, उसमें घटाएंगे। तो उसके लिए अपने कौन सा सूत्र है वह पदमेत्ते गुणयारे अन्नोन गुणीय और आदि विहीने और ऋण उत्तर भजियम, उसमें 1 कम गुणकार से भाग देना। सूत्र लिखती हूँ मैं। गुणकार कितनी बार रखना गुणकार को? पद प्रमाण बार, मतलब जितना पद का प्रमाण है उतने बार गुणकार को रख करके परस्पर गुना करना और उसमें से -1 करना, जो आएगा उसमें से 1 कम, और उसको 1 कम गुणकार से भाग देना। और मुख को गुना करना। आदि मतलब जो आदि या मुख है उसको गुना करना। इसमें अंतधन स्वयंभू रमन समुद्र में कितने उसके पता लगने की जरूरत नहीं है, इसे सूत्र के माध्यम से निकालें। केवल आदि निकल गए, पुष्कर और समुद्र वो आदि है, वहां से लेकर के निकालना है ना। पुष्कर और समुद्र से लेकर के स्वयंभू रमन समुद्र तक के चंद्र सूर्यों का वो सब ज्योतिर्बिंबों का प्रमाण निकालना है। तो आदि का प्रमाण अपने पास आ गया है और अपने को पद मालूम है, निकाला इतने 8 गाथाओं के माध्यम से। क्या निकाला है? पद क्या बोलो? जगत श्रेणी के अर्धच्छेद 159 नंबर की 359 नंबर की गाथा। जगत श्रेणी के अर्धच्छेद माइनस, उसमें क्या क्या माइनस करना है? जो एक राजू के अर्धच्छेद करने के लिए 3 संख्या माइनस करेंगे, फिर सूच्यंगुल के अर्धच्छेद
मतलब एक साथ जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद कह दो। आचार्य ने संक्षेप में क्या बताया, जम्बूद्वीप के अर्धच्छेद मतलब जम्बूद्वीप 1 लाख योजन है, तो 1 लाख योजन के एक प्रदेश तक अर्धच्छेद निकालेंगे तो सब उसमें आ गए। 1 लाख योजन के अर्धच्छेद, 7,68,000 अंगुल के अर्धच्छेद और 1 अंगुल के अर्धच्छेद, ये सब आ गए उसमें। और 6 संख्या छोड़नी है, 5 द्वीप समुद्र और 1 मेरू पर्वत का। ऐसे ये ऋण राशि है जगत श्रेणी के अर्धच्छेद में से। बहुत जल्दी समझ में आएगा आपको गणित, क्योंकि मैंने सब किया है इसलिए जल्दी समझ में आएगा। जगत श्रेणी के अर्धच्छेद, इसमें माइनस क्या क्या करना है, 3। यहाँ सामान्य लिखेंगे लेकिन अपना विशेष ही लिखेंगे, क्योंकि अभी उतना अलग अलग प्रमाण लिखना है। इसलिए 1 लाख योजन के अर्धच्छेद, 1,06,000 लिखती हूँ खाली, प्लस 7,68,000 अंगुल के अर्धच्छेद, प्लस सूच्यंगुल के अर्धच्छेद 6 सूच्यंगुल के अर्धच्छेद ऐसा लिखा तो भी चलेगा, और 6 अर्धच्छेद। इतने जगत श्रेणी के अर्धच्छेद में से माइनस करो, उतना गच्छ का प्रमाण है। जगत श्रेणी के अर्धच्छेद में से राजू के 3 अर्धच्छेद घटाना है, तो राजू के अर्धच्छेद आ गए। फिर उसमें से 1 लाख योजन के अर्धच्छेद घटाएंगे, 7,68,000 अंगुल के अर्धच्छेद घटाएंगे, ये अंगुल है सूच्यंगुल, उसके अर्धच्छेद घटाएंगे। फिर 1 सूच्यंगुल के अर्धच्छेद और 5 द्वीप और समुद्र मिलाकर के 5 और 1 मेरू पर्वत का के ऊपर गिरा हुआ, वो द्वीप समुद्र नहीं है, इसलिए 6। इतने अर्धच्छेद घटाते हैं तो अपना पद आता है। इतने द्वीप समुद्रों की अपने को संख्या निकालनी है। तो अभी गुणकार क्या है अपना, गुणकार क्या है, 4 4 गुनी संख्या है ना। पुष्करवर समुद्र में जितने चंद्र सूर्य है उससे 4 गुने वारुणिवर द्वीप में, उससे 4 गुने वारुणिवर समुद्र में। तो गुणकार का प्रमाण क्या है, 4। पहले आया था ना 176 गुना 64, ये पुष्करवर समुद्र का। फिर 176 गुना 64 गुना 4, फिर पूरा गुना 4, तो 4 गुनी संख्या है, तो गुणकार का प्रमाण क्या है, 4 है। और पद का प्रमाण ये है, तो मैं यहाँ लिखती हूँ 4, और ये इसके माथे पर 4 को इतनी बार रखना है लेकिन रखने की जरूरत नहीं, आपको उत्तर एक सेकंड में मिलेगा, 1 सेकंड में इतना गुणकार हो जाएगा पूरा। ऐसी हमारी चमत्कारता है गणित की, गणित के चमत्कारिक सूत्र है, उसके माध्यम से सब निकलेगा। समान संख्या में होना चाहिए, बस सब निकलता है, और उसको नहीं है तो भी आचार्य बराबर समान कर लेते हैं। हाँ, फिर उसके बाद -1 करेंगे उसमें से, और उसको इसमें -1 करती हूँ, उसको 4 -1 गुणकार में 1 कम करना है, और आदि का प्रमाण से गुना करना है। तो आदि का प्रमाण क्या है, 176, हाँ नीचे 3 आएगा, 176 गुना 64। ये आदि का प्रमाण 176 गुना 64 के। इस सबको अपन संक्षेप में संदृष्टि में लिखेंगे तो 6 असंख्यात 6 6 3 -6 6 और कुछ अधिक, या इसमें ये अधिक लिखो, ये संख्यात अधिक, ये सब संख्यात है ना, बाकी की संख्या इसके अर्धच्छेद संख्या थी और 6 भी संख्या थी है, ऐसे संक्षेप में। और इसको भी संक्षेप करते तो
1/3। ये माइनस करने के लिए इस विरलन राशि में से 1/3 माइनस किया। ये संक्षेप में इतना अपना ये है, इसमें 3 ऊपर से घटाए हैं, गच्छ है, ये पद है इतना। ये सब लिखा है ना, इसको संक्षिप्त में लिखा है यहाँ पर। अब ठीक है, 4 बार रखो। अब कितनी बार? इतनी बार। तो क्या आएगा? तो यहाँ पर ये जो विरलन, ये विरलन राशि अपनी इतनी बार विरलन करके 4 को रखना है। तो विरलन राशि यदि माइनस में है उसमें, तो एक सूत्र अपने को दिया हुआ है पहले कि जितने विरलन राशि में हीन रूप होते हैं उतनी बार उस गुणकार को रख करके परस्पर गुणा करेंगे तो वो राशि भागाहार राशि होती है। मतलब एक सूत्र से सब काम हो जाएगा। जगत श्रेणी के अर्धच्छेद ये विरलन राशि है और उसमें इतने हीन रूप है, तो इन हीन रूपों को अलग से गुणकार करके वो जो राशि आएगी वो भागाहार राशि में जाएगी, और इसका 4 रख करके गुणा करेंगे तो वो भाज्य राशि हो जाएगी। क्या समझ में आया? 2 सूत्र देते विरलन राशि में जितने कम रूप। एक उदाहरण देते हैं आपको। विरलन राशि समझो कि 8 है और उसमें 4 कम है। इतना विरलन कितनी बार रखना है? 2 बार रखना है। 4 बार रखो। इतनी बार समझो 4, वो बड़ा उत्तर आता है इसलिए 2 समझते हैं। 8 - 4 हमारी विरलन राशि है, तो 8 बार 2 का अंक रखेंगे तो जो संख्या आएगी 2 × 2 नहीं, इतनी बार अपने को 4 देना है ना। 4 देय राशि है अपनी और ये विरलन राशि है। इतनी बार 4 को रखना है तो विरलन राशि क्या हो गई? ये ऊपर की विरलन राशि हुई और 4 देय राशि हुई। तो जो राशि देय विरलन क्रम से आती है उसका करने के लिए फॉर्मूला बताया है यहाँ। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो जो इसका उत्तर आएगा कितना आएगा? 256। 2 दूनी 4, 4 ने 8, 16, 32, 64, 128 और 256। तो ये होगी भाज्य राशि और ये 4 कम है इसमें, तो इतनी बार 2 का अंक रख करके जो राशि आएगी वो क्या हो जाएगी? भागाहार राशि होगी। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 256/16 कितना उत्तर आया? 16। अब 8 में से 4 घटाओ, कितना आते हैं? 4। और 4 बार 2 का विरलन रखो तो कितनी आएगी राशि? 16 ही आएगी ना। तो ये वही फॉर्मूला लेकर के यहाँ पर करेंगे। ये जो माइनस राशि है इतनी बार अपन 4 का अंक रख करके जो राशि आएगी उसको भागाहार बनाएंगे, और जगत श्रेणी के अर्धच्छेद है उतनी बार 4 को रख करके परस्पर गुणा करेंगे, वह राशि आएगी वो भाज्य राशि आएगी। इतना एक फॉर्मूला हुआ। अब दूसरा फॉर्मूला, ये तो समझ में आए ना? हां, जेवढं मायनस असते ना तेवढ्या वेळा जे येते त्याला भागाहार करायचं, आणि जेवढं ते विरलन राशी आहे तेवढ्या वेळा ठेवून त्याला भाज्य राशि करायचं। मग आता जगत श्रेणी के अर्धच्छेद प्रमाण बार 4 रखेंगे, वो जो लब्ध आएगा वो भाज्य राशि होगी, और इतनी बार 4 रख करके परस्पर गुणा करके जो राशि आएगी उसको भागाहार राशि बनाएंगे। अब यहाँ पर जगत श्रेणी के अर्धच्छेद प्रमाण बार 4 हम कितनी बार रखेंगे उसका गुना करेंगे, तो बहुत देर लगेगी उसको गुना करने में, लेकिन 1 सेकंड में उसका उत्तर मिल जाएगा कि जगत श्रेणी के जितने अर्धच्छेद है उतनी बार 2 का अंक रखेंगे तो कौन सी राशि आएगी? जगत श्रेणी। जिस राशि के जितने अर्धच्छेद होते हैं उतनी बार हम 2 का अंक रखते हैं तो कौन सी राशि आती है? वही राशि आती है। 256 के 8 अर्धच्छेद हैं, 8 बार 2 को रखो तो 256 आएगा। तो जगत श्रेणी के जितने अर्धच्छेद हैं उतनी बार 2 रखेंगे तो जगत श्रेणी आएगी। अब हम जितनी विरलन राशि है जितने अर्धच्छेद है उतनी बार 4 रखेंगे, मतलब 2 का वर्ग रखा
तो जो राशि आएगी वो उसका वर्ग आएगा। 200 दो बार 8 बार रखा तो 256 आया। 8 बार 4 4 रखेंगे तो क्या आएगा? 256 का वर्ग आएगा, मतलब 536 आएगा। मतलब उसका वर्ग आ गए ना। ऐसे ही यहाँ पर 1 सेकंड में इसका गुणकार हो गया। जगह श्रेणी के अर्धच्छेद प्रमाण बार हम 2 2 रखते तो जगह श्रेणी आती। अब क्या रखना है? 4 2 का वर्ग रखना है तो जगह श्रेणी का वर्ग आएगा। तो हमारे पास उत्तर आ गया जगत प्रतर। जगत श्रेणी बोले, जगत श्रेणी, जगत प्रतर, ये जगत प्रतर ही लिखती हूँ। मतलब जगत श्रेणी के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 2 का अंक 4 4 का अंक रखते हैं तो उपलब्ध क्या आया? जगत प्रतर मिल गया। और इसमें से 1 घटाना है, -1 है। और यहाँ जो ये राशि है माइनस राशि, उतनी बार अपने को अब 4 4 रखना है, वो भागाहार राशि होगी। वो हीन रूप जितने हैं उतनी बार 4 4 को रख करके गुना करके जो राशि आएगी उसको भागाहार राशि में रखना है, उसकी वो भागाहार राशि होगी। तो यहाँ पर ये 3 है। ये 3 क्या है? अब ये इसको बाद में रखते हैं। यहाँ 1 लाख के अर्धच्छेद है, इतनी बार 1 लाख के अर्धच्छेद प्रमाण 2 2 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 लाख आएगा। अब 1 लाख के अर्धच्छेद प्रमाण बार 4 4 को रखेंगे तो क्या आएगा? 1 लाख का वर्ग आएगा। 1 लाख का वर्ग, ऐसा खाली लिख दो पहले तो 1 लाख गुना 1 लाख लिखो। अब 7,68,000 अंगुल के अर्धच्छेद उतनी बार 4 4 का अंक रखेंगे तो क्या आएगा? वो भी 7,68,000 का वर्ग आएगा। अपना लिखा है सो उस क्रम से देखा रहे। फिर ये सूच्यंगुल के अर्धच्छेद है, नहीं गुना करायचे। ये सूच्यंगुल के अर्धच्छेद है। सूच्यंगुल के अर्धच्छेद प्रमाण बार 4 4 रखेंगे तो क्या आएगा? सूच्यंगुल का वर्ग आएगा। तो सूच्यंगुल का वर्ग क्या है? प्रतरांगुल। इधर रखते हो प्रतरांगुल, उसकी संदृष्टि 4 का अंक है। यहाँ पर प्रतरांगुल लिखा है इसलिए प्रतरांगुल लिखते हैं। और 6 बार 4 4 को रखेंगे तो क्या आएगा? वहां पर 4 गुना 4 गुना 4 3 बार करो तो 64, पुनः 3 बार करो तो 64, मतलब 64 गुना 64 आएगा। 64 गुना 64। और 3 जो है वो इसके अर्धच्छेद है, मतलब जगत श्रेणी के अर्धच्छेद जो है 7 राजू प्रमाण है और उसका 1 तक आने के लिए 3 अर्धच्छेद होते हैं, इसलिए वो 3 है। तो 3 मतलब 7 के 3 अर्धच्छेद हुए हैं। 7 राज्यों के 3 अर्धच्छेद किए, मतलब 3 अर्धच्छेद है ये, मतलब 7 के 3 अर्धच्छेद है। तो 7 का वर्ग करो। 7 गुना 7, नहीं तो वो 3 बार 4 4 रखते तो वो उत्तर नहीं आता है बराबर। 7 गुना 7। मतलब कितना जल्दी आपने गुणकार कर लिया पूरा। 4 4 बार, इतनी बार असंख्यात बार रखने से उत्तर आ गया। और अब यहाँ पर क्या है? वो आदिधन, यहाँ इसका गुणकार करना है। 176 गुना 64 वो गुणकार में आएगा ना। और यहाँ पर भागाहार में 4 - 1 है तो 3 आ गया। यहाँ पर 3 लिखते हैं। न कितना सरल है गणित यदि समझते तो। असंख्यात का उत्तर आ रहा है ना एक साथ, तो कितना आनंद होता है। तो ये सब पूरा सूत्र में जैसा बताया वैसा अपने निकाला, यहाँ पर रख दिया। अंगुलाच्या अर्धच्छेद आहेत ना त्याचे, 19 अर्धच्छेद आहेत ते। मग एक नाही हे प्रतरांगुल काढलं ना, हे
आपण त्याचे 7,68,000 एक अंगुलपर्यंत जाईपर्यंत 19 अर्धछेद होते ना, तो 19 बार वो रखो आप 4 4 4, तो वो 7,68,000 आएंगे। अब उसके है अर्धछेद है ना, तो वो जो अपूर्णांक में वगैरह में आते हैं वो अर्धछेद, मतलब जो लास्ट का अर्धछेद आता है वो पूर्ण एक में नहीं आता है, तो उसको वो सब गुना करेंगे तो 7,68,000 गुना 7,68,000 ही आएगा। 1 लाख के 7,68,000 अंगुल के अर्धछेद किए, तो फिर उसके आधे मैंने कल निकाला है पूरे इसमें अर्धछेद, ये 19 और 17 अर्धछेद पूरे ये करके निकाले ऐसे, मतलब 7,68,000 का आधा किया तो 3,84,000 आया, फिर 1,92,000 आया, फिर 96,000 आया, फिर 48,000, 24,000, 12,000, 6,000, 3,000, 1,500, 750, 375, यहाँ तक पूर्ण में आए। फिर ऐसे 19 हो गए ना अर्धछेद, तो इसको ही आप 4 गुना करते जाओ ना, फिर 7,68,000 गुना 7,68,000 ही आएगा ना उसका उत्तर लब्ध। डाउट कहाँ होगा? फिर एक अंगुल के अलग से निकाले ना अर्धछेद, एक अंगुल के अलग से निकाले, एक अंगुल तक जाना है। 7,68,000 अंगुल के आधे अंगुल हो गए, उसके आधे अंगुल हो गए, उसके आधे अंगुल हो गए। इसका उत्तर क्या आएगा? 7,68,000 पहले 2 बार रखते हैं तो फिर वहाँ पर 7,68,000 ही आएगा। अर्धछेद बार उतने बार रखते हैं तो 7,68,000 बराबर है। उसका वर्ग करेंगे तो 7,68,000, यानी वो सूक्ष्मबल का ही प्रमाण है क्या? नहीं, 7,68,000 अंगुल है वो, तो 7,68,000 तेच की सूच्यंकुल आहे, मग ते आपने को यहाँ पर 7,68,000 के अर्धछेद निकालना है, तो एक अंगुल के अलग से निकालना है अर्धछेद। वो आधा आधा करने के बाद एक अंगुल तक आए अपन, जैसे 1 लाख योजन के किए, 1 लाख योजन के अर्धछेद करते जाओ 1 योजन तक, वो 17 अर्धछेद हुए। फिर उसके बाद 1 योजन के अंगुल किए, 7,68,000 अंगुल हुए, फिर उसके आधे आधे किए तो 19 हुए अर्धछेद। फिर 1 अंगुल हुआ, उस 1 अंगुल के आधे आधे किए तो इतने हुए अर्धछेद। फिर वो पूरे हो गए, एक प्रदेश तक हो गए ये सब। और फिर ये 6 अलग से है। तो उनके जो अर्धछेद है उसको ही वो गुना करते जाओ तो वो आएगा बराबर। तो अब इसका हल करना है, कितना जितना अपवर्तन कर सकते उतना करना है। तो इसको अब ऊपर निकालो, ये सूत्र निकालते हैं। इसके स्टेप ऊपर बनाते हैं अपन। अब यहाँ पर 64 है, एक 64 है और 64 निकल जाएंगे। और यहाँ पर 64 176 को 16 का भाग देंगे, 16 गुना 11 हो जाएगा ना ये, और यहाँ पर 16 चौक 64 आएगा। 7,68,000 हैं। अब 1 लाख और 1 लाख इधर ऊपर लिखती हूँ मैं, और एक ऊपर लिखती, फिर 2 बार आएगा। जगत प्रतर -1 है, गुना अब यहाँ पर क्या रह गया? 11 रह गया, 11। नीचे प्रतरांगुल है, प्रतरांगुल की संदृष्टि प्र लिखती हो खाली समझने के लिए, या इसको 4 का अंक भी होती है संदृष्टि। अब 1 लाख गुना 1 लाख, 1 लाख हुआ, मतलब 1 के ऊपर 10 0 हुए, ये 5 0, ये 5 0, फिर ये 3 0 और ये 3 0, 16 0, 1 के ऊपर 16 0 ले दो। यहाँ पर 0 16, इसको ऐसे संदृष्टि रखते हैं, 0 16। अब क्या बचा? 7,68,000 है, 768 और 768 है। 768 बराबर 256 गुणा 3 होता है, 3 से भेदन किया। पुन्हा यहाँ पर 2 बार है 768, 768 बराबर 256 गुणा 3
किया। और क्या बचा यहाँ पर 7 गुना 7 कितना हो गया 49 हो गया। और अब यहाँ पर ये 3 है, ये 3 है, वहाँ पर एक 3 है। 3 गुना 3 गुना 3 आएगा। ये 768 को अपने 256 गुना 3 256 गुना 3 में रूपांतर किया तो हाँ 256 पन्नटी होगी, वही करना है। तो 256 क्या हो जाएगा यहाँ पर, एक के ऊपर 16 0 ऐसा समझो यहाँ पर। फिर 256 गुना 256, ये 256 किया ना तो पन्नटी आती है 65,536। और ये 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो 27 आएगा 27। और 7 गुना 7 49। और हाँ ये 4 रह गया ना, वो 4 भी वैसा ही लिखेंगे 4। आगे पीछे लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं होता है। तो सत्ताईस गुना 49 गुना 4, इनका गुना करो। 27 49 गुना 4 कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा ना, 196 होगा। फिर गुना 27, 27 सख कितना हो गया 7 सख 42, मतलब 162 हो जाएगा बराबर। 6 7 42 चल 4 6 2 12 नहीं 4 16, 162 हो जाएगा ना, 162 हो गया। तो 2 लिखा 16,000, हाँ। फिर 27 90 कितना होता है 153, 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और उसमें 16 मिलाएंगे, 243 में 16 मिलाए तो 9 5 2 59, तो 9 है 25 अच्छा हो गया। 27 में 25 मिलाया तो 52, 5,292 हो गए। इसका उत्तर कितना है वो लिखते हैं। जगत प्रतर -1, तसंच ठेवलंय ना, ते तसंच ठेवलंय। गुना 11 है, मेरा भी पूरा छोड़ा यहाँ ने। 65,536 आएगा, प्रतरांगुल आएगा। प्रतरांगुल की संतुष्टि 4 है, या प्रतरांगुल ही रखो, प्रतरांगुल। अब यहाँ पर गुणा कितना है, 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 0 है। हाँ, और ये 5,200 कितना है 94 है ना, 92। इतना क्या है, धन का प्रमाण है, धनराशि का संकलन आया। हाँ, सामान्य कितना है अपना जगत प्रतर में 1 कम और गुना 11 बटे पन्नटी प्रत्रांगुल। सामान्य सब ज्योतिषी देवों की संख्या है जगत प्रतर भागेले पन्नटी प्रत्रांगुल। अभी ऋण वगैरह घटाना है ना अभी, तो सब घट के उतना रह जाएगा। जगत प्रतर भागेले पन्नटी प्रत्रांगुल, इतने ज्योतिषी देवों की संख्या है। वो विमानों की संख्या पे भाग आएगी, कम आएगी, क्योंकि एक एक विमान में संख्या ज्योतिषी होंगे ना,
तो ये क्या आया, ये धन का प्रमाण आया। अभी ऋण है अपना, ऋण कितना है, ऋण का भी संकलन करो। इसको मिटाते हैं। अब ये धन, इसको अलग रखते हैं अपन, इधर रखते हैं ऊपर। जगत प्रतर -1 गुणित 11 बटे प्रतरांगुल गुणित 50 6536 गुना 1 के ऊपर 16 0 और 116 नहीं समझना, 1 के ऊपर 16 0 5 2 9, इतनी धन संख्या ये है। हाँ, 11चा भाग जाते नाही, जात नसेल, जात नसेल ना, म्हणून तसंच ठेवलं त्याच्याने ते। हाँ, अब आगे ऋण का प्रमाण निकालते। ऋण में भी वही सूत्र है, गुणकार को पद प्रमाण बार रखते हैं, -1 करते हैं, उसमें से गुणकार में -1 गुना आदि, आदि कहो या मुख कहो। तो पद कितना है, जो पहले धन में निकाला था वही पद है। जगत श्रेणी के अर्धच्छेद -3, 1 लाख के आयोजन के अर्धच्छेद, 7,68,000 के अर्धच्छेद, सूच्यंगुल के अर्धच्छेद और 6 अर्धच्छेद, 6। ये पद प्रमाण है ना। उतने द्वीप समुद्र में उतना ऋण आएगा ना। जितने द्वीप समुद्रों का अपन ने जोड़ किया है, धन किया है, उन्हें प्रत्येक में ऋण डाला है तो उतना ही पद आएगा पहले में जितना आया है। और गुणकार का प्रमाण क्या है, दुगुना दुगुना है ऋण, ऋण दुगुना दुगुना है। हाँ, इसलिए गुणकार का प्रमाण 2 है। और आदि का प्रमाण क्या है, पहले में अपन ने 64 डाला है तो आदि का प्रमाण है। तो निकालो, तीनों प्रमाण आपके पास है, गुणकार है, पद है और आदि है, तो उत्तर आ गया उत्तर आ गया। तो गुणकार कितना है, 2, और पद का प्रमाण क्या है, जगत श्रेणी के अर्धच्छेद 6 6 6 3, ये जगत श्रेणी के अर्धच्छेद है। और माइनस जो है सूच्यंगुल के अर्धच्छेद अधिक संख्यात, जगह ये 2 है, ये असंख्यात है। अर्धच्छेद का असंख्यात्व भागी विरलन राशि है और सूच्यंगुल के अर्धच्छेद से त्रिगुणाई घनांगुल के अर्धच्छेद है। इनको परस्पर गुना करते तो जगत श्रेणी के अर्धच्छेद आते हैं। उसमें माइनस सूच्यंगुल के अर्धच्छेद अधिक संख्यात अर्धच्छेद घटाना है। वो सब आपको लिखना तो पूरा लिखो, जो ऊपर का पद है वही लेना है, ऐसे मैंने वापस नहीं लिखा है। लिखना है तो पूरा लिख दो। ये येणार की सगळं, जगत प्रथम नाही, परंतु जे येणार ते येणार। जगत श्रेणी के अर्धच्छेद -3 प्लस 1 लाख के अर्धच्छेद प्लस 7,68,000 के अर्धच्छेद प्लस सूच्यंगुल के अर्धच्छेद प्लस 6, ये अपना पद था ना पूरा। हाँ, वो जो धन में है वही है ना, उतने द्वीप समुद्र आए हैं। ये राजू के अर्धच्छेद करने के लिए 3 माइनस करते हैं ना, वो 3 आए। फिर 1 लाख के योजन के अर्धच्छेद आए, फिर 7 लाख अंगुल के 1 योजन के अर्धच्छेद हुए, फिर 1 अंगुल के अर्धच्छेद हुए, फिर वो 6, 5 द्वीप समुद्र और 1 मेरू पर्वत का अर्धच्छेद, ऐसे 6। इतना कम करना है तो पद का प्रमाण आता है।
जगह श्रेणी के अर्धच्छेद में से, और -1 होगा इसमें, और गुणित आदि, इसका प्रमाण वो देखना है पर आदि कितना है 64, 64 गुना करेंगे, इधर ही कर देते हो अभी 64 गुना और बटे 2 - 1। अब जगत श्रेणी के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 का अंक रखेंगे तो क्या आएगी, जगत श्रेणी आएगी। अब यहाँ पर 4 का नहीं रखना इसलिए वर्ग नहीं आएगा, वही राशि आएगी, जगत श्रेणी आएगी, उसमें 1 माइनस गुणित 64, ये आदि का प्रमाण है। हाँ, ये भाज्य राशि हो जाएगी, और जितनी कम राशि है उतनी बार 2 का अंक रख करके जो राशि आएगी वो भागा राशि होगी। हे पुढं जायचंय मी तर लिहिलं, म्हणजे हे पुढंच आहे समजा की आपण ते जगत श्रेणीचा अर्धच्छेद मायनस ते त्याचं भाज्याने भागा राशी करतो ना, बरोबर आहे की ते आता हे आधीचं प्रमाण लिहिलं, जो माइनस राशि नीचे ली जाएगी, ये माइनस जो राशि है उतने बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे वो भागा राशि बनेगी, और इतनी बार 2 का अंक रख करके जो आई वो भाज्य राशि बनेगी। तो जगत श्रेणी के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुना करने पर जगत श्रेणी ही आती है, क्योंकि जिस राशि के अर्धच्छेद है उतनी बार 2 का अंक रखकर परस्पर गुना करते तो वही राशि आती है। तो जगत श्रेणी आएगी, उसमें 1 माइनस है, और 64 आदि का प्रमाण है उसको गुना किया, और ये जो माइनस राशि है उसके अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 को रख करके परस्पर गुना करो तो कौन सी राशि आएगी। पहले अपन सूच्यंगुली के अर्धच्छेद है इतनी बार रखते हैं तो क्या आता है, प्रतरांग सूच्यंगुली आएगा, सूच्यंगुल आएगा। फिर 1 लाख के जो अर्धच्छेद है उतनी बार 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 लाख ही आएगा। उतने अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 रखेंगे तो 1 लाख ही आएगा। 7,68,000 के अर्धच्छेद प्रमाण बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे तो 7,68,000 ही आएगा। फिर 6 बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 64। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आएगा। और ये 3 7 के अर्धच्छेद है, इसलिए उतनी बार 2 का अंक रख करके परस्पर गुना करेंगे तो 8 नहीं करना, 7 ही करना, क्योंकि 7 के अर्धच्छेद अपन ने किए हैं, इसलिए 3 ही लिखना है। 7 वो आएगा। और एक हाँ 2 माइनस 1 वो 1 आ जाएगा, तो 1 लिखो या न लिखो, एक गुणकार -1 वो 1 आया। मतलब जो धनराशि में वर्ग रूप राशि आई थी उसकी ये मूल राशि यहाँ पर आई है सब। वो जगत प्रतर था या जगत श्रेणी है, और प्रतरांगुल था यहाँ पर सूच्यंगुल है। वह 1 लाख योजन का वर्ग क्या था, 1 लाख योजन है। हाँ, अब इसका प्रमाण निकालो कितना है, इसको शायद ऐसा ही रखा है उन्होंने। इसको ये कर सकते हैं, इसके 5 0 और उसके 3 0, 8 0 हो जाएंगे। 7,68,000 को अलग करके, एक मिनट मैंने आगे का गणित नहीं किया है। हम्म 64 निकल जाएगा ये। 7 वो इसके है ना, 3 जो है ना, 3 के जो अर्धच्छेद है वो 7, 3 ये 7 के अर्धच्छेद है ना, इसलिए इतनी बार 2 का अंक रखेंगे तो 7 ही आएगा, 8 नहीं करना है उसको। 7 के अर्धच्छेद 3 निकाले ना। हाँ राजू के अर्धच्छेद 3। ये ऐसा ही रखा है उन्होंने, कुछ उसका उत्तर नहीं निकाला। फिर आगे देखते हैं इसको। 64 64
अब इस राशि को ऋण राशि में से घटाने पर धन राशि में से ऐसा बोलना चाहिए ना। अरे 64 निकाल देना चाहिए ना, क्यों रखा है? काहीतरी करणारच ते. मग त्याच्यात मायनस प्लस करत असताना काय करतात? तो उसमें क्या किया है इन्होंने, ये जो अपने इसके पहले छोड़े हुए चंद्र सूर्य है उसका प्रमाण निकाला है ये। हाँ, तो पुष्कर द्वीप तक के जो सूर्यों की संख्या है उसको छोड़ दिए ना, ये आगे के द्वीप समुद्रों के निकाल रहे हैं, तो उसको भी जोड़ना पड़ेंगे ना, 5 द्वीप समुद्रों के भी जोड़ना पड़ेंगे। तो उसकी संख्या कितनी है? 2 जम्बू द्वीप के हैं। हे अगोदर प्लस मायनस करायचं नाही का? ह्याने काय केलंच नाही, तसंच ठेवलंय म्हणून म्हणाले ये तो 64 जाता है, लेकिन वो क्यों नहीं निकाला वो देख रहे थे मैं, हे धनसंख्या आगे का मैंने छोड़ा नाही. संख्येची बेरीज झाली ना. ते काढायला पाहिजे खरं म्हटलं तर. आपण काढून टाकूया काय? त्यांनी आता काय केलं, धनात्न ऋण संख्या कमी करत असताना जर 64 लागत असेल त्यांना तर त्यांनी ठेवले असतील ते. कसं केलं नाही घालवलं, नंतर घालवलंय काय की, घालून टाकूया आपण. अजून धनसंख्येतनं 64 जा सकता है, ये 64 खाली घटाओ और इसको अलग रखो ऐसे ऋण को यहाँ पर. 64 खाली घटाओ. किया तो है, पर तुम हाँ, किया है, पर कहाँ पर? यहाँ वो बाद में जा करके किया, शायद यहाँ नहीं किया उन्होंने. यहाँ 64 से तथा 64 से 176 को अपवर्तन करें. जगत श्रेणी अब देखते हैं बाद में. ये ऋण राशि, ये धन राशि है, ये ऋण राशि है, ये ऋण को घटाना है अपने को. जगत श्रेणी बाद में किया है वो. सूच्यंगुल गुणित 1,00,000 गुणित 7,68,000 गुणित 7, इतना रखो अभी. ये ऋण है. अभी वो बीच में वो दूसरा कर रहे हैं एक. वो एक माइनस, वो भी माइनस माइनस निकालो, उसको निगलेक्ट कर देते. एक माइनस और ये माइनस. हाँ, तो इसमें क्या किया, पुष्कर द्वीप तक के सूर्यों की संख्या निकालो कितनी है. तो जम्बू द्वीप के कितने, 2, और इसके लवण समुद्र की 4, धात की खंड की 12, पुष्कर इसकी कालोदधी समुद्र की 42 और पुष्करार्ध की 72 है. इतनी संख्या है. और बाकी पुष्करार्ध, बाह्य पुष्करार्ध की उसकी भी निकालना है ना. उसकी कितनी है वो 144 प्लस 148, ये 8 वाले है ना इसके, 152. इसका भी गणित करके निकाल सकते हैं ना, इसको अलग से. 156 अपन निकालो यहाँ से. 144 आदि है. और मुख कितना, 8 वाले हैं, 8 गुना करो. और चैधन कितना है, 8 माइनस 1 बटे 2 गुणित 4 गुणित 8 वाले है ना उसमें. तो 144 गुना 8 कितना होता है, 8 चौक 32, अच्छा 3, 8 चौक 32 और 3 35, और 8 एक 8 और 1 3 11, बराबर है. 1152 बराबर है क्या? 1152 आता है वो. अभी ये चैधन भी जोड़ेंगे ना, चैधन जोड़ेंगे ना. चैधन कितना हो जाएगा, 1 4, 4 चौक 16, 16 सत्ती
16 7 112 होता है ना, 112। और इसमें ये जोड़ेंगे पूरा, हाँ, ये कितना है? हाँ, ये अपन ने उस दिन किया था ना, कितना आया था? 2 4 4 6 6 और 4 10 और 2 12। अच्छा अच्छा, 1 7 और 1 8 8 और 4 12 12 और 1 13 132। 132 आहे ना बरोबर? 132. काय झालं? हे चुकलं काय? हे जयधन, ये आदि धन आया, ये जयधन आया आणि 132 बराबर है ना, कुछ गलती तो नहीं है ना। 4 चौक 16, 16 सत्ते 112। तो कितना है देखो, सही है ना। तो अपना इतना सरल है तो क्या, 6 6 1 9 3 1396 1396 आ गए ना। 1152 आधी धन आहे ना, हाँ 1152 आधी धन। हाँ 1100 मतलब वो पुष्करार्ध द्वीप का निकाला हमने अलग से। पुष्करार्ध द्वीप में पहले वलय पर 144 है, ऐसे 8 वलय हैं, तो 8 से गुना किया तो आदि धन आया, और उसमें 8 में एक कम करके उसका आधा किया, उसको 6 से गुना किया और उसको पद से गुना किया तो 6 धन आया। आदि धन और 6 धन जोड़ा, और ये 5 द्वीप आगे के पहले के 4 जो ये है द्वीप और समुद्र, 2 समुद्र और 2 द्वीप, उनका जोड़ किया, नहीं 5 का 5 का, समुद्र आणि 2 हाँ आधा आधा पुष्करार्ध तक, मतलब 3 द्वीप और 2 समुद्र, उसके 132 है चंद्र, तो 1396 हुए। हाँ, तो अभी 1396 एक केवल एक चंद्र की संख्या हुई। उतने ही सूर्य होंगे, उतने ही ग्रह होंगे, उतने नहीं, ग्रह को गुना करेंगे, सब ताराओं को भी गुना करेंगे। हाँ, तो 1396 से 5 जगह रखो, 1396 1396 1396 1396 5 जगह रखो इसको। और इसको 1 से गुना करेंगे तो चंद्र की संख्या होगी, पुनः 1 से गुना करेंगे तो सूर्य होंगे। ऐसे यहाँ लिखते हो ना संख्या 1396 1396। और इसको 28 से गुना करते तो नक्षत्रों की संख्या आएगी। ग्रह 88 है, नक्षत्र 28 गुना करेंगे तो 28 गुना करने के बाद कितना आता है? 28 का तो आगे होगा, 28 का 39,088 आता है। 39 है, पहिलं आपण नक्षत्र घेतलं 0 28 88 आएगा ना, 88 करके देखो तो भी आएगा। 28 गुना 6 करेंगे तो कितना आएगा? 8 संग 48 मतलब 168 आएगा। 8 और 16 अच्छा आएगा। फिर 28 गुना 9 करेंगे तो 253 और 16 नहीं 252 और 16 268 हो जाएगा। 2 8 होगा, फिर 26 अच्छा हो जाएगा। पुनः 28 तिया करेंगे तो 84, 28 तिया 84 और 26 84 और 26 200 110 मतलब 0 आया। फिर 11 का अच्छा हुआ, 28 1 28 और 11 39 आ गए बराबर। हाँ, ग्रह 88 है, 88 है। हाँ तारे तो करोड़ में है। तारे हैं 66,975 करोड़ होंगे उसके जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 म्हणजे कोडाखोडी 66,975 कोडाखोडी। मतलब एक चंद्र और सूर्य संबंधी इतने तारे हैं। अपने जम्बूद्वीप में भी इतने तारे हैं।
उसको तारे अनगिनत ऐसा बोलते हैं ना अपन, तारे अनगिनत है, वो अपन गिन नहीं सकते उसको, तारों को। तो एक एक चंद्र संबंधी कितने हैं? 66,975 कोड़ा कोड़ी ऐसा लिखती हूँ मैं खाली कोड़ा कोड़ी है। और ये 88 है, 88 से गुना करते तो 1,22,848 आता है। या करेंगे तो आएगा बराबर। और ये कितने हैं तारा, उसको गुना करते हैं तो 66,975 कोड़ा कोड़ी को 1396 से गुना करते हैं तो कितना आता है? 9,34,971, 9,34,971 कोड़ा कोड़ी। ये कोड़ा कोड़ी होगा, ऊपर सब जीरो आएंगे। हाँ नहीं, इन सबको मिलाने के बाद आएगा वो। इसका दोनों का गुना करेंगे तो 9,34,971 कोड़ा कोड़ी तारा आएंगे सबके मिला करके। और इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको इसमें, ये सब चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और तारा, इन सब का जोड़ करेंगे तो कितना आया? वह 9 कुठं तुम्ही कुठं बघायला लागलाय ते? तिथं कुठं गेला तुम्ही? तिथं कुठं जा? परस्पर संयोजक तुम्ही संस्कृत मध्ये बघायला लागलाय? संस्कृत टिकेत हिंदी आहे ना खाली। हाँ तो इन सबको, इनका सबका मिलान किया तो कितना आया? आगे ही जो आएगा ना, इनका सबका जोड़ किया तो कितना आया? 1,64,728 आएगा। इनका 5 का जोड़ किया तो वो इसमें मिलाएंगे तो इसके लास्ट में वो संख्या आएगी ना, बाकी इधर तो वही रहेगी। ये तो कोड़ा कोड़ी में है, मतलब इन सब का जोड़ करने के बाद 9,34,971 कोड़ा कोड़ी और 1,64,728 आएगा आगे। इसमें बीच में बस इतने कोड़ा कोड़ी हो गए। हाँ इतने कोड़ा कोड़ी हो गई ये तो, और उसमें ये संख्या और जुड़ जाएगी। हाँ इतने कोड़ा कोड़ी हो गए, 16 जीरो है ना? हाँ 9 करोड़। 10 अभी वो आगे 6 संख्या तो ये हो जाएगी ना। हाँ 10 इतने कोड़ा कोड़ी और ये 5 का जो जोड़ किया वो आएगा ना लास्ट में। हाँ 1,64,728 इतने हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर कितने थे वो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है वो। 16 है तो ज़्यादा ही है कोड़ा कोड़ी से। इतने कोड़ा कोड़ी हो गए आपके। इथं तर 14 मोजलं होतं मी इकडं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 आहेत। इथं 14 आहेत आणि ज्या वेळेला त्याला 1300 याला गुणलं, 1396 को गुना किया तो 16 जीरो हो गए वो। उत्तरामध्ये इसकी 16 जास्त आल्या। पहले ये इन दोनों का गुना करते हैं ना, ये दोनों का, तो इसके ऊपर 14 शून्य है, लेकिन जो लब्ध आया उसके ऊपर 16 शून्य है, 16 शून्य है। तो वो ये 6 संख्या लास्ट में आएगी तो यहाँ बस बीच में 10 जीरो आएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आगे 6 लाख है ना? 1 लाख। हाँ 1,64,700
28, इसका 5 का जोड़ करेंगे तो वो आएगा बराबर। 1 0 और बढ़ाओ, 16 0 है ना, तो 6 हो जाएगा वो 5 है वो, 164 1 4 4 5 6 ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा। तो इतने क्या हो गए, मध्य 5 द्वीप और समुद्रों में इतने ज्योतिर्बिंबों की संख्या हुई। इतने ज्योतिर्बिंब हैं कहाँ पर, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, धाकी खंड और कालोदक समुद्र और पुष्करार्ध द्वीप और पुष्कर उत्तर उत्तर पुष्करार्ध भी लेना, आधा पुष्करार्ध है ना वो। तो उन सब का जोड़ करने पर इतनी संख्या ज्योतिषबिंबों की आती है। अब इस राशि को इस राशि की ये धन राशि है, ये धन राशि और ये ऋण राशि है, इसमें से घटाना है। अब इसमें ये जोड़ना है इसमें, तो ये धन राशि इसमें से माइनस कर दो। तो जो किसी को ऋण देना है और उसका यदि अपने को आना है तो अपन उसका ये कर देते ना, छाट कर देते ना। हाँ, कोई अपने को 500 रुपये देने वाला है और किसके अपन 1000 रुपये देने वाले हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, 500 रुपये हमारे दे दो, 500 रुपये हमारे कम हो जाएंगे। हाँ, ये इस राशि का धन है, तो इसमें जुड़ेगा ना, तो इतना ऋण कम हो जाएगा, इतना इसको दे देंगे तो। हाँ, इसमें से इसको माइनस कर दो तो उतना ऋण कम हो जाएगा। हाँ, ऋण से माइनस किया है। टाइम हो गया। हाँ हाँ, तो ये इस ऋण में से ये धन घटाना है, फिर जो बचेगा ऋण वो फिर इसमें से माइनस करेंगे। मैंने कहा बीच में आचार्य ने क्यों इसका धन किया, मुझे ऐसा विकल्प आ रहा था। अभी वो मैंने आधा इधर तक ही किया था, ये नहीं किया था नीचे का, ऊपर आगे का। तो अभी समझ में आया कि क्यों किया है। तो ऋण में से धन घटाना है, फिर आप करके देखो उत्तर कैसा आता है, फिर कल अपन उत्तर निकालेंगे इसका। टाइम हो गया है। हाँ नहीं, अभी हो गया, लास्ट आया, अभी खाली लब्ध निकालना है। उत्तर तो सब हो गया है, खाली उत्तर लास्ट का निकालना है बस। इसमें से ये घटाओ, जो आएगा उसमें से घटा दो। ऋण में से धन घटाना, फिर जो लब्ध आएगा वो उस धन में से घटाना है। इतना अब करो ट्रायल। नाही आलं काय झालं? आहे पुस्तकात आहे सगळं। ओम जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं अनादि अनंत एक अखंड पदार्थ हूँ। देखिए गणित की व्यस्तता में अपने को नहीं भूलना है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। गणित आया या न आया तो भी मैं तो ज्ञान संपन्न ही हूँ। ये तो क्षौक्षमिक ज्ञान है, वह मेरा स्वभाव नहीं है। मैं गणित को भी जान ही रहा हूँ। जानने वाले को जानिए। जो जान रहा है वह मैं हूँ। यह मैं ज्ञानात्मक वस्तु हूँ, ज्ञानमय पदार्थ हूँ। चैतन्य का घनपिंड हूँ। देखिए अपने को एक चैतन्य रूप से ही अपना अनुभव कीजिए, जिसमें सब कुछ ज्ञात हो रहा है वह मैं हूँ। जो ज्ञात हो रहा है वह मैं नहीं हूँ। जो ज्ञात हो रही है वह भी मेरी ज्ञाकार पर्याय है। ज्ञाकार बदलता है, ज्ञानाकार नहीं बदलता है। यह ज्ञानाकार मैं हूँ
कितने ही रंग आए जाएं, ज्ञानाकार में कुछ भी अंतर नहीं होता है। ज्ञानाकार स्वच्छ, निर्मल, परम पवित्र है। उस पर किसी भी नेय का असर ही नहीं है। नेयाकार प्रकट होते हैं, मिटते हैं, लेकिन ज्ञानाकार कभी भी मिटता ही नहीं है। वह अमिट है, टंकोत्कीर्ण है। मैं एक टंकोत्कीर्ण ज्ञान स्वरूप हूँ। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप, एकत्व विभक्त स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, एकोहम ध्रुवहम शुद्धोहम ओम। विसर्जन। नमो हरि, नमो सीता।